अब सेकंड नंबर में पेपर 2 में उसमें कहाँ हुआ होगा? हुआ नहीं, बता हुआ नहीं हुआ नहीं है। चलिए देखिए, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल दुनिया में इस समय 3 तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। एक है एक दलीय व्यवस्था, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है, जैसे चीन। 2 दलीय व्यवस्था, जैसे अमेरिका या यूएसए में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो ज़्यादा, नेशनल लेवल की सिर्फ 2 पार्टी हैं। अब बात आता है बहुदलीय शासन व्यवस्था, वह भारत में है। भारत में दलों की संख्या या नेशनल पार्टियों की संख्या 2 से ज़्यादा है। इस समय भारत में कितनी राजनीतिक दल हैं? 6। नेशनल लेवल पे कितनी है? 6। तो 6 राजनीतिक दल आज हमारे यहाँ हैं। और स्टेट लेवल की पार्टी का क्राइटेरिया, नेशनल लेवल पार्टी का क्राइटेरिया अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लिख ली, इसको बना लिया है आप लोगों ने? इसमें लिखिए, चीन वाले में लिखिए, चीन में राजनीतिक दल का क्या नाम है? समाजवादी पार्टी। लिखिए, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लिखिए, चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दलीय राज्य है, एक दलीय राज्य है, जिस पर कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ की पार्टी का क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी, जिस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दलीय राज्य है, जिस पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। ठीक है, तो चीन में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पर दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। अब लिखिए, अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर की, अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिर्फ 2 राजनीतिक दल हैं, सिर्फ 2 राजनीतिक दल हैं। पहला लिखिए, रिपब्लिकन, पहला रिपब्लिकन, और दूसरा डेमोक्रेटिक। ये 2 पार्टी कहां पर हैं? यूएस में, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। लिखिए, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलें शामिल हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। ठीक, अब बात हम लोग करेंगे भारत में राजनीतिक दल व्यवस्था। भारत में राजनीतिक दल, तो भारत में नॉर्मली 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक को हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहते हैं, या राष्ट्रीय दल कहते हैं, या राष्ट्रीय पार्टी, और दूसरा राज्य स्तरीय पार्टी।
पार्टी आता है, जो भी। ये दो तरह के हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां। कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, नाम बताइए। चलो भाई, कांग्रेस, एसपी नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं है, बीएसपी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीच, हाँ, आम आदमी पार्टी नहीं भाई, वो भी नहीं। नहीं है ना, कम्युनिस्ट पार्टी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और एक पीए संगमा का नाम लिखिए। भारत में राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल, और एक तरफ लिखिए राज्य स्तरीय पार्टियां। राष्ट्रीय दल के अंतर्गत लिखिए पहला लिखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस, लिख लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तीसरा बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। वो तो सब हार गए बेचारे। लास्ट लिख लीजिए नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसको पीए संगमा ने बनाया था। पीए संगमा क्या थे भारत के, बताओ भाई। देखो, नेशनल पीपुल्स पार्टी पीए संगमा ने बनाया था। नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसको एनपीपी कहते हैं। पीए संगमा भारत में लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक, इधर लिख लीजिए राज्य स्तर की पार्टी के कुछ एग्जाम्पल बताइए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। दूसरी बताइए तृणमूल कांग्रेस। नहीं, टीडीपी अलग है। हाँ, टीडीपी, तृणमूल कांग्रेस। और बताओ अकाली दल, अकाली दल। अकाली दल कहाँ की पार्टी है? एक असम गण परिषद भी है, असम की। 4-5 लिख लीजिए। समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। एक और लिख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल। अरे दो उनकी भी तो है, एक आरजेडी, वही है ना राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी लालू वाली। और नीतीश वाली कौन सी है? जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड क्या बोलते हैं, जेडीयू। 3-4 बहुत है, ठीक है, 3-4 बहुत। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि आप राजनीतिक दल बना सकते हैं? कहीं कुछ लिखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एनीवेयर मेंशन 74 वाले पार्टियां बनाने का प्रोसेस तो इसमें होगा, इसमें जो 324 वाले इलेक्शन वाले में हाउस में होगा, जो लास्ट कर दिया गया 29 में। और भी कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया है। 74 में होगा। 74 में जो प्राइम मिनिस्टर को जब चुना जाता है कि राजनीतिक बहुमत दल वाला चुना जाएगा, मतलब स्पेशली उसका नहीं दिया गया है, उल्लेख नहीं है इसमें। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन कहीं इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? तो है तो 74 वाले में आ गया। 19 में नहीं है संगम या संघ बनाने का अधिकार। राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है ना कहीं, वहां तो प्रेस वर्ड भी नहीं लिखा है। तब तो फिर इसमें भी आ जाएगा ना सर, इसमें जो राज्यपाल वाला
प्रेस वर्ड भी तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब लिखिए राष्ट्रीय दल प्राप्त होने के मानक। राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के क्या मानक? किस पार्टी को आप राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे? लिखिए राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल, किस पार्टी को हम लोग राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे भाई? चार राज्यों में 2%, 4 राज्यों में और प्लस 2% लोकसभा में या 6%? बताओ, कोई बताएगा भाई? 6% क्या बता रहे हैं? 6% क्या? वोट परसेंटेज। तो वो कितने राज्यों में होना चाहिए? कम से कम। यानी जो आप देखिए समझिए, जो आप राजनीतिक दल है आप, तो इनके जो हैं सांसद इतने तो हैं नहीं। ठीक है, जैसे समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल लेके समझिए, जो आपकी समाजवादी पार्टी है इसके पास इस समय 36 की 37 कितने विधायक हैं? 37। लेकिन इनका एक ही राज्य से है। अगर यही कम से कम 4 राज्यों से या 2% होता तो ये राजनीतिक दल हो जाते, लेकिन चूंकि एक ही राज्य से है इसलिए ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी क्या, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस समय। सबसे बड़ी पार्टी इस समय बीजेपी, बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी, फिर ममता दीदी का और सबका नंबर आता है। इस समय 3rd लेवल की समाजवादी पार्टी है, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय दल नहीं है। बीएसपी के पास कुछ नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय दल है। तो क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया फुलफिल करती अलग अलग राज्यों में है उसके। ठीक है, तो आने की राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के कुछ क्राइटेरिया लिखिए आप लोग। आगे भाई सभी लोग, इतना ज्यादा आप लोग वेट कर रहे हो, लिखो यदि संबंधित राज्य से के कम से कम 6% मत, क्या परसेंट मत 6% प्राप्त किया हो, जो कितने राज्यों में होना चाहिए? 4 राज्यों। जो कम कितने राज्यों से हो? 4 राज्यों से हो, तो उसको आप क्या दे देंगे? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना देंगे। अगर कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 6% वोट होना चाहिए, उसको क्या दे देंगे आप? राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप आओ भैया, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगला लिखिए, कम दूसरा सेकंड क्राइटेरिया, कम से कम 3 राज्यों में से कुल 2% सीटें जीती हैं। कम से कम 2 राज्यों में से कुल 2% सीटें जीती हैं। कम से कम 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें जीती हैं। नहीं, लोकसभा वाली, हाँ लोकसभा की लिखो। कम कोई राजनीतिक दल कम से कम 3 राज्यों में, कितने राज्यों में? 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें जीती। 3 राज्य से, कितने राज्य से? 3 राज्य से
2% सीटें जीती, एक राज्य से नहीं। अगर एक राज्य से होता तो समाजवादी पार्टी आज क्या होती, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती, क्योंकि 2% का मतलब कितना होगा, 11 सीट। अच्छा, अब 11 सीट तो आसानी से 11 के बजाय उनके पास 3 गुना सीटें हैं, नहीं है 3 गुना से भी ज्यादा, 3.5 गुना है, लेकिन तब भी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्योंकि यह एक क्राइटेरिया 3 राज्य वाला नहीं फुलफिल कर रहा है। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी प्राप्त करने के लिए 3 डिफरेंट राज्यों से 2% सीटें जीतना क्या है, अनिवार्य है। लोकसभा आपने बताया, लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी बनी थी उसने गुजरात में, गोवा में और पंजाब में स्टेट असेंबली से जीती थी। वो पहले बता चुके हैं हम, आइडिया आप लेट हो चुके हैं। क्षेत्रीय पार्टी जो 4 राज्यों में 6% जीती, ये पॉइंट हम डिस्कस कर लिए हैं, आप लेट हो गए हैं, ठीक है, ये बात हो गई। चलो, 2 लोग बाद में आए हैं, वो लोग समझ ले, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि राजनीतिक दल, एक बार ब्रीफ कर देते हैं। राजनीतिक दल 3 तरह के, इस दुनिया में 3 तरह के राजनीतिक दल में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक दलीय व्यवस्था, जैसा कि चीन में है। जो लोग बाद में आए हैं भाई देखिए, राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज का उल्लेख शासन व्यवस्था है। एक है एक दलीय शासन व्यवस्था, जैसे चीन में सिर्फ एक दल है जिसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। फिर बात आती है 2 दलीय शासन व्यवस्था, 2 दलीय शासन व्यवस्था, जैसा कि यूएसए में, अमेरिका में है। यहाँ 2 हैं, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। ये 2 पार्टियां यूएस में हैं, यानी कि वहाँ राष्ट्रीय स्तर की सिर्फ 2 पार्टियां हैं। फिर बात आती है भारत में, यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली है भारत में, जहाँ पर एक नहीं कई राजनीतिक दल हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर भारत में राजनीतिक दल, तो भारत में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक को हम लोग राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देती है आपका इलेक्शन कमीशन, और दूसरा राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का क्राइटेरिया है, जैसे पहला क्राइटेरिया है कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर वह 4 राज्यों में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त किए हो। कितने परसेंट? 6% वोट प्राप्त किया हो, लेकिन यह 4 डिफरेंट राज्यों से होना चाहिए, जैसा कि आप ये हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरा राज्य स्तर की पार्टी, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा व्यवस्था क्या है भाई कि 2% सीटें आप प्राप्त कर लें, किसकी? लोकसभा की, लेकिन यह कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। 2% का मतलब 11 सीट। कितनी सीट दी है? 11 सीट। अच्छा, समाजवादी पार्टी को देखिए, इस आधार पर कितनी सीटें हैं? 37। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? आंसर इज नॉट, क्योंकि 2% से तो ज्यादा इनके पास सीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह एक ही राज्य से है, और जबकि ये
3 डिफरेंट राज्यों से होना चाहिए। इसलिए यह समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब बात करें हम बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की, इसके पास कोई सांसद है? कोई नहीं। एक ही विधायक है इनका, रसना विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक विधायक है इनके पास। इसमें बीएसपी कितना विधायक है? सिर्फ एक। जो पार्टी कभी हुकूमत करती थी पूरे प्रदेश में, उसकी ये स्थिति है कि सिर्फ उसका एक विधायक है, सिंगल। कहीं अगले बार ऐसा ना हो कि पत्ता साफ हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये डिफरेंट राज्यों में, जैसे यूपी है, एमपी है, ठीक है, उत्तराखंड है, अन्य राज्यों में दिल्ली है, अन्य राज्यों में यह 6% वोट का क्राइटेरिया फुलफिल करती है। इसलिए क्या है यह एक राष्ट्रीय दल है। हमने राष्ट्रीय दलों का नाम भी लिखवा दिया है। कितने पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है? 6। कौन कौन सी? कांग्रेस, बीजेपी, दूसरा आम आदमी पार्टी, तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और बीएसपी, और एक और है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो किसने बनाई थी? पीए संगमा की पार्टी है, जो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये 6 राजनीतिक दलों को क्या मिला हुआ है? राष्ट्रीय स्तर का पार्टी। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। जो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसको क्या मिलेगा? राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलेगा। उसके फायदे भी होते हैं, बताते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट। और क्या होना चाहिए भाई? 2 क्राइटेरिया ये हो गया। आगे लिखिए, कोई दल कम से कम 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में, कोई भी दल 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त की, राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त की। यही तो है भाई। क्लियर? अच्छा, एक 3 क्राइटेरिया हो गया ना। क्या क्या लिखा आपने? नहीं, पहला वाला और ये वाला तो सेम हो गया ना। 6% वोट पाया हो, यानी कि 4 राज्यों में, कितने में? 4। तो पहला वाला पॉइंट दोनों एक ही हो गया ना। तो डिफरेंट क्या है? पहला वाला पॉइंट आपने लिखा है वो सेम पॉइंट हो गया। एक और लिखो तीसरा, ये दोनों सेम पॉइंट हमने लिखवा दिया, खाली भाषा अलग। अगला पॉइंट लिखिए, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 6% मत पाया हो, कम से कम 6% वोट पाया हो, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की, और लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें हासिल की हो? 4। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे देंगे। ठीक, 6% वोट पाया हो और 4 सीटें पा गई हो सकता है वो 4 सीटें एक ही राज्य से आ जाए, हो सकता है वो 4 सीट एक ही राज्य से प्राप्त कर ले, लेकिन वोट अलग अलग राज्यों में मिलना चाहिए। जैसे आपका आप पार्टी का सांसद कहाँ है? कितने सांसद इसमें आप पार्टी में? पंजाब से कितने हैं? 4 राज्यों में इसको राज्य की स्तर की पार्टी है, हरियाणा, दिल्ली और आपका गुजरात और पंजाब। ये तो 4 राज्य हैं जहां पर वो क्या है, राज्य स्तर की पार्टी है। और पंजाब से कितने विधायक हैं आपके? बीजेपी के नहीं, आपके लगभग 60 में से 42 के नंबर है।
वहाँ तो इतनी सीट ही नहीं है पंजाब में, 12-13 सीटें हैं यार लोकसभा की। बताओ कितने? ऐसे हवा में तीर चलाओ, बताओ रे करके। आपके सांसद नंबर ऑफ MP है एक भी कि नहीं? बताओ आगे बताओ भाई। चलो आगे लिखो, राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी। लिखो, राज्य स्तरीय पार्टी में कैसे मान्यता मिलेगी? तो बताए भाई। राज्य के बारे में कोई नहीं, 30 MLA नहीं, MP। 3 सीटें हैं, 3 है। चलो आगे लिखिए, राज्य स्तर की पार्टी लिखिए, विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त किया हो। कितना मत प्राप्त किया हो? 6%। और साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव, साथ ही साथ विधानसभा में कम से कम 2 प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हों। पहला क्राइटेरिया क्या है? किसी भी राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए राज्य की विधानसभा के चुनाव में, फर्स्ट क्राइटेरिया, राज्य की विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिला हो और 2 उसके MLA जीत गए हैं। कितने MLA? 2। आपको क्या मिल जाएगी? राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आप 6% वोट प्राप्त करें, एज वेल एज आपके 2 MLA क्या हो जाएं? एक बार नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है, उसके बाद फिर कोई कंपल्सरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। BSP बाहर होने, जैसे मान लीजिए आज आप नेशनल पार्टी, जब तक आप क्राइटेरिया फुलफिल किए रहेंगे तब तक आप राजनीतिक दल में रहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए अगली बार चुनाव हुआ, पंजाब में 0.2% पा गई आप जो है वोट, सपोज करिए अगला अभी चुनाव हो पंजाब में, और पंजाब में आप पार्टी 6 के बजाय 5% वोट पा जाए, एक भी विधायक ना जीते, तो क्या हो जाएगा? इनसे जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है ये वापस हो जाएगा, इनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिलेगा। जैसे बहन जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक समय क्या थी? नेशनल लेवल की पार्टी थी। इस समय नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा से उनको हटा दिया गया है, क्योंकि अगर क्राइटेरिया इसमें से कोई एक फुलफिल होना चाहिए, नहीं है आपका दर्जा छीन लिया जाएगा। आई बात समझ में? ये थोड़ी ना एक बार जीत गए और PM बन गए तो हमेशा PM बने रहेंगे। बताइए भाई, एक बार आप जीत गए तो क्या हमेशा PM रहेंगे? एक बार सिलेक्शन लेने के बाद परमानेंट मेंबर बन जाता है तो नहीं। आपके राजनीतिक व्यवस्था में 2 तरह की एग्जीक्यूटिव होती है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक जो है अस्थाई, वो क्या है? टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, जिसमें मंत्री और नेता आते हैं। एक आता है आपका प्रशासनिक बल, जिसमें आप लोग चुन करके जाओगे, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, वो परमानेंट है। ये क्या है? टेम्पोररी, आज हैं कल नहीं है, लेकिन पावर उन्हीं के पास ज्यादा है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, लोकसभा के चुनाव में कुल वैध मत का
उस राज्य में कुल वैध मत का, लोकसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त किया हो, लोकसभा चुनाव में राज्य के कुल वैध मत का 6% वोट प्राप्त किया हो और लोकसभा में कम से कम एक सांसद चुना गया, कम से कम कितना चुना गया हो, एक सांसद चुना गया। इसमें क्या था, पहला इसमें राज्य के लोकसभा के चुनाव, तो विधानसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में 6% वोट पाया हो, तो इसमें भी 6% था। लेकिन एमपी वाले चुनाव में यहाँ 2 एमएलए जिताना था, यहाँ 1 एमपी से काम चल जाएगा। अगर ये है तो आपको क्या मिल जाएगी, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। समझिए इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। 6% आपको विधानसभा के चुनाव में पाना था, लेकिन एमएलए 2 जीतने थे। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, उसमें वोट परसेंटेज तो वही, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ 1 एमपी ही जीत जाएगा तब भी मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक एमपी कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 4 या 5 विधायक आते हैं। कम से कम कितने आते हैं, 4 से 5 विधायक आते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि 80 ही तो आपके सांसद हैं और 403 क्या है विधायक। 80 से डिवाइड करोगे तो लगभग ऑन एवरेज 5 आएंगे, हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, इट इज क्लियर। अगला पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट क्लियर है ना सबको। एक चीज ये बताओ, जैसे इसमें राज्य वाले में है ना 6% वोट या 2 एमएलए, हो सकता है एक राज्य में ना मिलकर 2 राज्यों में मिले तो, हाँ राज्य की भी ना हो तो, मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक ही एमएलए जीता हो और वोट आप पाए हो 2%, क्या कहते हैं, मतलब 2 राज्यों में मिले, एक राज्य में 6% ना मिले या एक ही एमएलए मिले एक राज्य में, माना कि राज्य स्तर की भी नहीं है, राज्य स्तर के लिए वो स्टेटल कर रहे हैं, हाँ, लेकिन 2 राज्यों में 6% वोट मिले, 2 राज्यों में 6% वोट पा जाए, मान लिया यूपी में पा गया, मान लो बिहार में भी पा गया, 6% वोट आगे एक विधायक तो मतलब नहीं, एक ही राज्य से है भाई, भाई जो क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से होगा, उसमें हम कुछ छोड़ने जोड़ घटा देंगे अपने तरफ। अच्छा दिमाग में आया है ये भाई, चलो हम कहते हैं एक नहीं 2 राज्यों से जीत जाए, चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव में ऐसे राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या के कम से कम 3% सीटें, कुल सीटों की संख्या का कम से कम 3% सीट अथवा कम से कम 3 सीट, ब्रैकेट में जो भी अधिक हो अथवा कम से कम 3 सीट, ब्रैकेट में जो भी अधिक हो जीती। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अब अगर किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो कितना जीतना चाहिए उसको, या तो जो भी वहां सीट है, मान लीजिए कहीं पर गोवा में कितनी सीट है 40 विधानसभा की, यहाँ का 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अरे भाई 100 पे 3 है मेरे लाल, एक ही सीट बनेगी मुश्किल से, हाँ एक ही सीट तो बनेगी भाई, 100 पे ना 3 है, 50 पे हो जाएंगे 1.5, तो 40 पे एक ही तो बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग, एक सीट बनेगी। कितनी बनेगी, एक सीट, ये तो हो गया 3%। अब देखिए अगर हम 3 सीट की बात करें
तो 40 में से 3 जीत जाएगी। तो कौन सा रहेगा इसके, जो भी अधिक हो, अधिक इसमें ये है कि ये है, ये है, यानी कि अगर किसी राज्य में सीटों की संख्या कम है तो परसेंटेज वाला नहीं चलेगा, फिर आपको कम से कम 3 सीट जीतनी होगी। क्या हमने लिखवाया, ब्रैकेट रखिए, जो भी अधिक हो। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटें हैं, कितनी है, अब इसका 3% निकाल लीजिए, 12 सीटें हो जाएंगी। और अगर खाली 3 सीट जीतनी हो तो कौन सा ज्यादा होगा, ये कि ये, 12 वाला ज्यादा होगा, जो भी अधिक हो। आई बात समझ में, ये उसका मतलब होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दो भाई, आगे लिखो। तब कहाँ बन पा रही है, उनके पास है कहाँ, उनके पास राजस्त्री नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो अपने जिले में या किसी बस बस बस, बाकी नहीं है, चाहे वो जीते हैं तो तब कुछ नहीं है। तब 12 सीट जीते, 12 सीट जीत ले वो कहीं से, तभी तो बन पाएंगे। उनके पास 4-5 विधायक हैं, कितने हैं, 8 पूरे अपने जिले में तो सारे हैं, सारे हैं, 12 होना चाहिए। अगर 12 जीत जाए तो बन जाएंगे, 12 अगर जीत जाए तो बन जाएंगे। वैसे भी उसका मतलब बहुत पहले से ही सब कुछ है उसके पास में। अरे भैया वो राजा ये बातें अलग ये जैसे बाकी जो पार्टियां हैं, एक बच्चों से ना जीते तो तुरंत मतलब जमीन पे आ जाएगी, वो चाहे कभी न जीते तब भी वो मतलब उसका रौला एक अलग ही है। हाँ भाई, भद्री रियासत उनकी अपनी है, बना पूरा उसका कुंडा में पूरा सब पूरा इतना बना है, उतना ये लोग मतलब पार्टी 20 साल तक रहे तब भी नहीं बना पाते हैं उतना, और बना लेंगे तो जांच हो जाएगी। ये भी बात सही। अगला लिखिए, नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उस राज्य से, लोकसभा चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 पर, प्रत्येक 25 सीट पर, प्रत्येक 25 सीट पर कोई दल कम से कम एक सदस्य चुना गया हो। प्रत्येक 25 सीट पर कोई दल कम से कम एक सीट जीती हो, ऐसे एक सीट जीती हो। अब इसको समझिए, जैसे ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में, समझिए इस पॉइंट को, उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80, 25 पर 1, कितना, 25 पर 1 खाली एमपी उसका हो तब भी बन जाएगा। यूपी में कितना है, 25, 3 अगर एमपी जीत जाए तो क्या बन जाएगा, राज्य स्तर की पार्टी बन जाएगी। लेकिन सांसद कितने होने चाहिए, 3। अब जैसे राजस्थान का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, यहाँ कितने, 25-26 सीटें। अगर यहाँ कोई राजनीतिक दल एक सीट जीत जाए 25 पर 1, उसको क्या मिल जाएगी, राज्य स्तर की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। आई बात समझ में नहीं? एक क्राइटेरिया ये भी, एक और लिख लो, खत्म हो जाए। एक लिखिए, राज्य के चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा चुनाव कम से कम 6% वोट प्राप्त किया, चाहे कोई सीट आई हो चाहे ना। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट पा जाइए, उस राज्य में आपको क्या मिल जाएगा, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। संबंधित राज्य में के लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल वैध मत का 6% वोट प्राप्त किया। आपकी राजनीतिक दल है, आप एक भी सीट ना जीते, खाली 6% वोट पा जाए, आप क्या बन जाएंगे, राज्य स्तर की पार्टी। अलग अलग अब जिस राज्य में आप जीतेंगे वहीं तो आपको मान्यता मिलेगी। अब मान लीजिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती है तो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है,
लेकिन अगर आप बिहार में राजस्थान की पार्टी आपको दर्जा आपको नहीं मिलेगा, यही पूछ रहे हैं ना? नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ के जीतिए वहाँ से तो वहाँ के राज्य में मिलेगा। आप पार्टी बनाइए, पार्टी अपना बनाइए। अब जैसे मान लीजिए यूपी में इनको मिला हुआ है राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा, अब इसका मतलब थोड़ा नहीं कि एमपी में इनको राज्य स्तर पार्टी दर्जा दिया जाएगा या बिहार में भी दिया जाएगा। बिहार में जो चुनाव 6% वोट पाए या एक सांसद जितवा ले, बन जाएंगे। तो वही है ना, लेकिन ये लड़ेंगे अपनी पार्टी के नाम पे लड़ेंगे क्या दूसरे दल से? आप चाहे जैसे लड़े, आपकी मर्जी, आप अपनी पार्टी बना के लड़ो। वो तो ठीक है, लेकिन सपा कैसे लड़ेगी बिहार में, वो चीज मुझे बताओ। सपा कैसे लड़ेगी? हाँ, मतलब ये दो तरीके हैं, या तो खुद अपना कैंडिडेट, जैसे आप लड़ती है उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ती है? हर एक विधानसभा से अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, आप भी खड़ा करो या किसी पार्टी गठबंधन कर लो, ये भी हो सकता है। नाम तो ठीक है, मतलब ये अपनी पार्टी के नाम पे लड़ेगी क्या? हाँ, लड़ जाए, वो आपके ऊपर, हाँ लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ जाएगी। आप लड़ती नहीं उत्तर प्रदेश में, आप तो लड़ती है कि नहीं, लेकिन सबकी जमानत जब्त हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई सबको भाई? राजनीतिक दल, अच्छा राजनीतिक दल का महत्व क्या है? हम पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाते हैं? वाई मेक द पॉलिटिकल पार्टी? समाज को एक राजनीतिक दल एक गवर्नमेंट है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवित रक्त है और इसमें एक ऐड है, खराब शासन के लिए जनता मतलब राजनीतिक दलों को दोष देती है। ये तो बात सही है। तो क्वेश्चन आया था पीसीएस का, वही आप बता रहे हैं कि जनता जो है कथन और कारण में आया था। आपका क्वेश्चन जो आप बता रहे हो वो कथन और कारण में आया था कि भारत में राजनीतिक दल रक्त या सांस है या ब्लड है, जो भी कह लीजिए, क्यों जीवनदायी हैं। उसमें कारण लिखा था क्योंकि जनता खराब शासन के लिए उन्हीं राजनीतिक दलों को कोसती है। तो कथन और कारण दोनों सही था, इसका व्याख्या करता है। यही वाला क्वेश्चन आपके इसमें आया था, एग्जाम में आया था। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, देखो हमारे यहाँ चूंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वह बहुत ज़्यादा 142 करोड़ है। तो लोकतंत्र में दो तरह का शासन होता है, एक डायरेक्ट लोकतंत्र होता है, एक होता है इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कैसे? हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, एमपी या एमएलए को चुनते हैं, वो आपकी बात कहाँ रखते हैं? सदन में रखते हैं, पार्लियामेंट में, संसद में रखते हैं। लेकिन यही चीज अगर आप बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में क्या है? वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जैसे आपके यहाँ जब कोई कानून बनाना होता है, कानून या एक्ट बनाना होता है, तो इसकी एक विधायी प्रक्रिया है, समझिए इसको, वो आपकी संसद। तो पार्लियामेंट के आपके 3 अंग है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, किसी हाउस में पेश किया बिल, उसके बाद पास होकर दूसरे में गया, वहां से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास गया, साइन हो गया और क्या बन गया? बिल एक्ट में बदल गया। ये सबको पता है। लेकिन अगर यही बात स्विट्जरलैंड में करनी हो, वहां पे ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो ये लोग करते क्या है? एक चीज होता है जनमत, रिफरेंडम। जनमत समझते हैं भाई? जनमत। तो जब कोई नियम बनाना होता है तो वह जनता के से वोटिंग के लिए रख दिया जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। जनता अपनी वोटिंग कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आजकल मोबाइल ऐप है, उस पर भी लोग वोटिंग करवा लेते हैं। जैसे नहीं होता है ये जो यूट्यूब वाले कहते हैं हमने सर्वे करवाया है और लड़कों से पूछा है कि आपके 80 सही है कि 90 सही है, तो वो वोटिंग करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? वोटिंग, कि आप इस नियम के
पक्ष में है या विपक्ष में है। जब कोई वहां नियम बनता है, उसका खाका तैयार करके नियम का एक सैंपल जनता के लिए क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। फिर इसमें विज्ञप्ति दे दी जाती है, जनता उसको पढ़ती है, देखती है। अगर जनता उससे सेटिस्फाई है, वह नियम बनाना चाहती है, तो उसके पक्ष में वोट कर देगी, नहीं बनाना चाहती है तो उसके विपक्ष में वोट कर देगी। अगर मोर देन 50% लोग उस रूल से सहमत है तो नियम बन जाएगा। ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नहीं समझे बात हमारी? ब्रिटेन में भी तो ऐसे ही लागू होता है पहले। नहीं, स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में तो यही है, संसद बना है। ये उसकी तरह है जैसे इलेक्शन के बाद जो न्यूज रिपोर्टर या मीडिया वाले चैनल नहीं। हाँ हाँ, एग्जिट पोल कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं। लोगों का ओपिनियन क्या है, तो वो उसमें वोटिंग करना होता है। क्या करना होता है कि ये नियम है, इसके पक्ष में आप हैं, सेटिस्फाई हैं या अनसेटिस्फाई हैं। अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो रूल बनेगा, नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। क्योंकि ये छोटे देश हैं, यहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ जनसंख्या लाखों में है, करोड़ों में। 1 करोड़ ही है, कितना है आपका? 142 है। आपका कितना है? 142। एक दिन PCS IAS का रिजल्ट आ जाए, या ये कौन सा पेट का रिजल्ट, 3 दिन साइट आपकी नहीं चलती है। चलती है साइट? पेट वाला एग्जाम दिया हो कि नहीं? अरे भाई साहब, चलता नहीं है, एडमिट कार्ड तक डाउनलोड नहीं होते। अभी 3-4 लाख लोग एक ही साथ लॉगिन कर दें तो बैठ जाएगी साइट। बताओ, 7 दिन से बंद चल रही थी। जब इकट्ठा 2 लाख 3 लाख एक बार उसको क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो साइट चलती नहीं है। ये हाल है। तो अपने आप सिस्टम दूसरा है। हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, ये नियम बनाते हैं। यहाँ डायरेक्ट जनता के वोटिंग के लिए किसी मैटर को रख दिया जाता है, इसे रिफरेंडम कहते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं, जब जूनागढ़ रियासत जो थी, यहाँ जनमत के आधार पर तो जनता से वोटिंग करा ली गई कि आप भारत के साथ जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ, या उसके जो राजा था, तो यहाँ की जनता ने किसके पक्ष में कर दिया? भारत के पक्ष में। ऐसे यहाँ होता है कि नियम के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, जनता अपनी वोटिंग कर देती है। तो अगर पक्ष में लोग मोर देन 50% है तो नियम पास हो जाता है, नहीं तो नहीं पास होता है। इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ ये वाला है, प्रधान जी अलग, MP अलग, MLA अलग, हम लोग खाली वोट देने में काउंट होते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। राजनीतिक दल आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, इस बार हमारी सरकार आ जाएगी, प्रत्येक घर के लोगों को नौकरी मिलेगी, 10 किलो राशन मिलेगा, 50,000 किसान सम्मान निधि मिलेगी, महिलाओं को 1-1 100-100 ग्राम के सोने की चेन दे दी जाएगी। सब लोग खुश और सब लोग वोट दे आते हैं, बाद में बैठ कर रोते हैं। अब भाई उनका अधिकार है, आप भी वोट करिए, आपको किसने रोका है? हाँ, ये लोग जो है मतलब बता रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल दिया जो रेवड़ी कल्चर है। हम बांटे तो सही है, आप बांटो तो रेवड़ी है। हमारे यहाँ ये भी एक समस्या है राजनीतिक दलों में, जो पोलिटिकल पार्टी पावर में रहती है वो ज्यादा उछलती है। बोलिए, ये फ्री ब्रिज वाला ये कहाँ से अप्लाई होगा, ये बताओ कि ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था फ्री ब्रिज का? फ्री ब्रिज नहीं, जो रेवड़ी वाली बात कर रहे हैं। हाँ, ये देखो, ये मतलब ये तो राजनीतिक दल का अपना वो है। जो आपकी DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहता है कि गरीब, पिछड़ों और अन्य लोगों के लिए सरकार कोई स्कीम बना सकती है, बेरोजगारी भत्ता दे सकती है 8 के लिए 41 और 42, जिसके अंतर्गत सरकार अपनी सीमाओं में रहते हुए लोगों को पब्लिक सहायता दे सकती है। सहायता दे रहे हैं। एक बार मुलायम सिंह जी आए थे, वो बेरोजगारी भत्ता बांट रहे थे। अब बाबा जी आए हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, 6,000 सम्मान निधि मिल रही है, 12,000 रुपए लैट्रिन बनवाने के मिल रहे हैं। 12,000 तो है,
जो एक टाली ईंटा भी ना मिल जाए। सर वो तो इनडायरेक्ट तरीके से दिया गया, हम उसे फ्री ब्रीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया वो आज गिवन पता है, आई डोंट नो। चलो आगे लिखो। ये हो गया भाई आपके राजनीतिक दल। ओके, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या, हाँ, दल बदल कानून की बात करेंगे। गाली रेडी, दल बदल कानून, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे हैं, इसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ या हिंदी में दल बदल कानून। एक कोई अमेंडमेंट किया गया था भाई 2085 की 1985 में किया। इसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपनी राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है या ठीक है, किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसका जो मेंबरशिप होगी तो उसकी जो सदस्यता होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून। ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि एक एमपी या एक एमएलए चुनाव जीतने के बाद आफ्टर इलेक्शन जब ये चुनाव जीत गया तो करते क्या थे, जैसे जब कोलिजन गवर्नमेंट समझते हैं, गठबंधन सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, ये क्या होती है, व्हाट इज द कोलिजन गवर्नमेंट? दो सरकारों में जब दो से अधिक दलों द्वारा मिलकर बहुमत क्या दो या दो से अधिक जब राजनीतिक दल मिलकर के किसी सरकार का गठन करते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी से एजेंडा बनाते हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे इस समय गठबंधन की सरकार है केंद्र में, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी इसमें ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो गठबंधन जब सरकारों का दौर शुरू हुआ तो होता क्या था कि एमपी एमएलए मान लो जिस पार्टी में कम जीतते थे, कोई मान लीजिए 5 जीता, कोई 10 जीता, कोई 20 जीता, अच्छा इनकी सरकार तो बन नहीं पाएगी 5, 10, 15। तो ये करते क्या थे, अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में भाग जाते थे। आया राम गया राम, चुनाव जीते और भाग गए। वहां फायदा क्या मिलता था, जिसकी सरकार बनती थी वहां सीटें एमपी की जरूरत होती उसको ज्वाइन कर लेते थे, उनको मंत्री पद मिल जाता था। क्या मिल जाता, मंत्री पद मिल जाता था और पैसे दुनिया भर के। तो इसको रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इस संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ता है, अगर उसके बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी मेंबरशिप क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। सर इधर के राजनीतिक दलों को, सर इधर के कॉलम में कहाँ पे राजनीतिक दल को राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है
दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता, हाँ, दूसरे दल में शामिल होता है, उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कि वो विधायक नहीं रह जाएंगे, एमपी नहीं रह जाएंगे। क्लियर? अच्छा, एक चीज बताइए, ये वहां पे लागू नहीं होता है जहां पर जो राजनीतिक दल में क्या हो जाए, 2 पार्टों में टूट जाए या आधे से ज्यादा 2/3 मर्ज हो जाए। क्या हो जाए? 2/3 मर्ज हो जाए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एकानाथ शिंदे, हाँ, एकानाथ शिंदे जो थे वहां के महाराष्ट्र के सीएम बने थे, ये क्या किए थे, ज्यादा विधायक लेकर के, आधा से ज्यादा विधायक लेकर के किसको ज्वाइन कर लिए? बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पे लागू नहीं हो पाता है। जब 2, 4, 10, 5 मेंबर टूट करके जाएंगे, समझ लीजिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन पार्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए या आधा से ज्यादा 2/3 मेंबर छोड़ के पार्टी भाग जाए, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ये इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक। मान लीजिए किसी में 3 एमपी जीते और तीनों भाग गए, तो 100% 100% तो मर्जर हो गया। वो पार्टी के मर्जर पर, स्प्लिट होने पर या 2/3 से ज्यादा भागने पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। ये इसका ड्रॉबैक है। हालांकि ये एक पर भी लागू कर देना चाहिए कि जिस आप पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जीते हैं उसी राजनीतिक दल में रहेंगे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, यह इसकी कमी है। लिख लीजिए, इस संविधान संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक। अच्छा, मंत्री कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? जब राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं तो किसी सरकार में मंत्री कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 91 अमेंडमेंट के द्वारा क्या बनाया गया? अधिक नहीं हो सकते, विद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। गुड, लिख लीजिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। मंत्रियों की संख्या PM/CM सहित, मंत्रियों की कुल संख्या PM/CM सहित कुल 15% से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। किस ब्रैकेट में लिख लीजिए? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 2000 कब हुआ था भाई? 1 में कि 3 में? देख लो, 3 लिख लो, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अब कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? मैक्सिमम 15%। अब मिनिमम कितने होंगे? जैसे मान लीजिए जिस राज्य में गोवा में 32, अरे वहाँ सिक्किम में 32 MLA हैं। हाँ, आगे लिखिए। लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। मंत्री सहित मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। यानी कि जिन राज्यों में 60 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 32 सीटें हैं, यहाँ कम से कम CM सहित कुल मंत्री कितने हो जाएंगे? 1 CM हो गया तो 11 मंत्री बन सकते हैं मैक्सिमम। यही तो होगा। कुल कितने बन सकते हैं? 12। लेकिन दिल्ली में कम है, दिल्ली में 7 ही है। उसका एक संविधान संशोधन है, कौन सा? गुड, 69वां 69वां, हाँ
69वां जो संविधान संशोधन है, इसमें कहा गया है कि जो दिल्ली की विधानसभा होगी उसमें विधायक 70 होंगे और अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? सीएम सहित 7, एक सीएम और 6 मंत्री, ये व्यवस्था की गई है। लिख लीजिए इसको। क्योंकि दिल्ली का चुनाव हुआ है अभी अभी, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, लिख लीजिए। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 निर्धारित की गई। फिर से रिपीट। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधायकों की अधिकतम संख्या 70 निर्धारित 70 और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 7। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। अच्छा, इसी में आप लोगों ने चुनाव आयोग पढ़ा होगा। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ठीक, राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय या दोनों भी लेवल का मान्यता देता है। अच्छा, अगर एक राजनीतिक दल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, समझिए इसको, एक राजनीतिक दल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो पार्टी जो सिंबल होगा वो किसको मिलेगा? इसका डिसीजन कौन करेगा? जैसे मान लीजिए भाजपा है, एक कुछ एमपी लेकर के मोदी जी भाग जाएं, कुछ अमित शाह जी भाग जाएं। ये भी चाहते हैं हमारा कमल का फूल रहे, वो भी चाहते हैं पार्टी सिंबल कमल का फूल रहे। इसका डिसीजन कौन करेगा? गुड, इलेक्शन कमीशन करता है। जब कोई राजनीतिक दल 2 भागों में टूट जाती है तो उनका जो चुनाव चिन्ह होता है, किसको जो पार्टी का पुराना सिंबल था किसको मिलेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन नॉर्मली जिसके तरफ एमपी या एमएलए ज्यादा होते हैं उसी को सिंबल दे देता है। जैसे उत्तर प्रदेश में याद करिए, समाजवादी पार्टी, इसमें चाचा अखिलेश और उनके भतीजे अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव जी 2 पार्टी बना लिए थे, लड़ गए थे। साइकिल हमको चाहिए, वो कह रहे थे हमको चाहिए। अब साइकिल तो ये, अब मामला कहाँ पहुंच गया? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ने साइकिल सिंबल किसको दे दिया? अखिलेश यादव जी को, और एक जो उनको अलग से कोई चुनाव चिन्ह दिया था। फिर बाद में दोनों पार्टी क्या हो गई? मर्ज हो गई। आई बात समझ? क्लियर कि नहीं? याद क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई ये बात। अब इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में चुनाव प्रणाली। भारत में चुनाव प्रणाली जानिए। उन्होंने सब सोचा कि भैया शिवपाल जी और बबुआ जी अलग अलग बटेंगे तो थोड़ा ज्यादा सीट कैप्चर कर लेंगे, पता चला और कमेंट हो गई। बाद में मैच करना है, फोटो के सब इनको पता है ना। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, नाम सुना है? अच्छा, आप समझिए इसको। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है, हाँ, पहले आओ पहले पाओ। अच्छा, 2 तरह की, एक को हम लोग आनुपातिक समानुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं
एकल संक्रमण मत प्रणाली, एक है फर्स्ट पास ऑफ द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, दोनों लिखते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरा लिखेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, आप मत लिखिएगा, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक ये प्रणाली है। ये प्रणाली हम लोग किस किस के चुनाव में अप्लाई करते हैं भाई? चलो भाई, राष्ट्रपति में लिख लो, उपराष्ट्रपति में, और प्रभु आप यही हैं, राज्यसभा का सांसद, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद। ये तो आप चुनाव मेंबर बता रहे हैं कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे? किसमें? इनमें ये प्रणाली इनके चुनाव मेंबरों को चुनने के लिए लगाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में, और विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में। जो एमएलए 1/3 मेंबर विधान परिषद में कौन चुनता है? जो एमएलए है, तो एमएलए किस आधार पर चुनते हैं? इसी अनुपातिक संक्रमण प्रणाली का। आई बात समझ में? अभी बताते हैं ये क्या होता है। ये क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? बताएं भाई। मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है। ये घंटा प्रधानमंत्री इसमें लिखो, ये इसका किसके चुनाव में होता है? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के चुनाव में। दूसरा एमएलए के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में यानी कि लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव, ये 3 चुनाव है भाई। पहला एमपी के चुनाव में लोकसभा के, दूसरा एमएलए के विधानसभाओं में, और तीसरा स्थानीय निकाय के चुनाव। इसमें दोनों आ जाएंगे, स्थानीय निकाय में शहरी भी और ग्रामीण भी। इनके चुनाव में हम लोग ये पद्धति को अपनाते हैं, जबकि इनके लिए इस पद्धति को आने की भारत में जो चुनाव प्रणाली है ये दोनों अपनाई गई है। बोथ सिस्टम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। इनके लिए ये पद्धति और इनके लिए ये पद्धति। अब दोनों पद्धति एक्चुअल में होती क्या है इसको समझ लीजिए। चलिए ये कौन बताएगा? इसमें 2 चीजें हैं बेटा, एक है समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एक एकल संक्रमण मत प्रणाली। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है ये? समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? समानुपातिक मतलब सबके वोटों में बराबर बांट दिया जाता है, जो भी मतलब जिसकी कमाई बराबर में बांटना। एकल में मतलब जिसको प्रेफरेंस दिया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर नहीं, ये तो सही है, प्रेफरेंस दिया जाता है। जिसको मतलब जिसको कम मिलते हैं ना उसकी सीटों को आपस में बांट दिया जाए, बाकी जो बच्चे होते हैं सबसे कम होते पाएंगे। वो तो चुनाव की गणना के समय किया, प्रेसिडेंट के चुनाव की गणना वाली आप बात आता रहेगा। मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व में सबकी बराबर होते हैं। समझो इसको, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, एक बी है, एक सी है, मान लो एक डी। 4 राजनीतिक दल हैं। ये क्या है? राजनीतिक दल है। एक चुनाव होता है, एग्जाम्पल समझिए, एक चुनाव होता है जिसमें 400 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 400 सीटें हैं। ए ने जितना भी वोट पड़ा कुल वैध मत का
2% वोट प्राप्त किया, बी ने 48% मत प्राप्त किया, सी ने 15% मत प्राप्त किया, मान लो डी ने 35% मत प्राप्त किया। 100% हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए, अब जितना इनका वोट का परसेंटेज होगा उतने ही परसेंट सीट मिलेगी। सीट कितनी है? 400, तो 2% कितनी हो जाएगी? 8 सीट। ये 48 है, तो 48% निकाल लीजिए, कितना आएगा? 200 ऐसे ही हो गया, और 4 दूनी 8 कम हो जाएगी 192। गुड। इनकी 15 है, 60 हो जाएगी, इनकी 35 है तो 140 सीट हो जाएगी। आई बात समझ में? जितना वोट शेयर, ये वोट परसेंटेज शेयर, ये वोट का शेयर है, ये सीट का शेयर है माय डियर, ये सीट का शेयर है, और ये वोट का शेयर है। जितना परसेंट वोट उतनी परसेंट सीट। आई बात समझ में कि नहीं? जितना परसेंट वोट उतनी परसेंट सीट। आई बात समझ में? आने के इसमें सबसे छोटे से छोटे राजनीतिक दल को, अगर कोई राजनीतिक दल 1% भी वोट पाया है, इवन आधा % भी पाया है, सपोज करिए, मान लीजिए ये दूसरी और 3-4 और पार्टियां थी, इसमें से कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जो 0.5% वोट पाया है, 0.5 यानी 2 सीट इसको भी मिल जाएगी। 400 का आधा % कितना हुआ? 2 सीट। 1% वाला भी पाएगा, अगर कोई पार्टी 1% पाती है उसको भी 4 सीट मिलेगी। इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व में छोटे से छोटे राजनीतिक दलों को भी क्या मिल जाता है? रिप्रेजेंटेशन मिलता है। हो सकता है कि एक, जैसे मान लीजिए आपकी बहन जी को लोकसभा के चुनाव में कितनी % वोट मिला है इस बार उत्तर प्रदेश में? हाँ डालिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा 2024 इलेक्शन में बीएसपी को कितना % वोट मिला है? बताइए, देख करके, देख के बताइए हमको। ये बात सब समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों भाई पीछे वाले? लोकसभा 2024 में बीएसपी का वोट शेयर, लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का वोट शेयर क्या % है बताओ? बीएसपी का देखो, बीएसपी का देखो, हैं? सीट कहाँ 16 पा जाएगी? 2024 में बीएसपी का वोट शेयर कितना % वोट पाई है? अरे कुछ तो पाई होगी, 1-2%। 9.393 वोट मिले हैं। अब बताइए, 10% मान लें, चलो 10% हम मान लेते हैं, 2.07 तो पूरे देश में होगा, फिर वो पूरे देश के स्तर का होगा। उत्तर प्रदेश में इतना होगा, पूरे देश में उतना होगा, यही तो है, ये यूपी का है। चलो हम आप पूरे देश में कितना बता रहे हो बेटा? 2.89, 3% मान लें? नहीं सर, 3 मान लें, चलो 3% बीएसपी वोट पाई, लेकिन सीट कितना पाई? 0। कहाँ कोई सांसद है बीएसपी का? लेकिन अगर ये पद्धति होती प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो 3% सीटें पा जाती। 543 का 3% कितनी सीटें हो जाती? 15 सीट किसके खाते में जाती? सुनिए, 15 सीट किसके खाते में जाती? बीएसपी। और है कोई एक सिंगल नहीं, समझ रहे हैं? तो ये पद्धति ज़्यादा अच्छी है, इसमें सभी के मत का वैल्यू होता है।
और यहाँ पर जो सबसे अधिक वोट पा गया वो चुनाव जीत गया। जैसे यहाँ इसको समझिए, अब 4 राजनीतिक दल हैं, A, B, C, D, E, मान लो 5 हैं। कि मान लीजिए आपके हरदोई में चुनाव हुआ, ठीक, और मान लीजिए यहाँ 20 लाख वोट पड़े। लोकसभा के चुनाव में कितना वोट पड़ा? 20 लाख। एक व्यक्ति को 6 लाख वोट मिल गया, इनको 5 मिल गया, इनको 5.5 मिल गया, किसी को 4 मिला, किसी को 2 मिला, ऐसे बट गया। इसमें सबसे जो ज्यादा मत प्राप्त किया वो चुनाव क्या हो गया? जीत गया। बाकी लोगों का मत कहाँ गया? कूड़ा है, इनके कोई मत की वैल्यू है नहीं। तो डेमोक्रेसी में भीड़ जिधर जाती है सरकार उसकी बन जाती है। तो हमारे यहाँ बल्कि हमारा मानना है इस प्रतिनिधि को लागू करना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे जनता कम पढ़ी लिखी है, उसमें वो नहीं कर पाएगी, वरीयता नहीं दे पाएगी, एक्सेट्रा। इसमें कई कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन यही पद्धति ज़्यादा फेयर है ये वाली। क्योंकि मोदी जी को कितने % वोट मिला है पूरे भारत में? नहीं, और कम होगा। देखो बीजेपी को वोट शेयर कितना मिला है? 42-20 तो शायद कांग्रेस का है, 30-32% होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? इतने शांत क्यों बैठे हो? बताइए भाई। बोलो। नहीं मिला क्या? चलो कोई नहीं, 28-30% होगा। देखो कितना 30 के आसपास होगा। बीजेपी का 4 बजे नहीं कि तुम लोग धीरे धीरे 35 यानी कि आधा, इनका मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है इसमें, फिर भी सरकार बनी। तो यही इसका फायदा और नुकसान है। यानी कि सर साधारण बहुमत से इतना नहीं है, लेकिन हम स्पेशल बीजेपी का बता रहे हैं, एनडीए का पूरा नहीं बता रहे हैं। नहीं, एनडीए हमने पूछा ही नहीं। अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज डालिए हेडिंग, अगला ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज शासकीय भाषा लिख लो। डालो हेडिंग, है ना आपका आज तक क्या आया होगा ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, वही तो था। नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी आती थी, दोनों आया। क्या कह रहे हैं साहब? सर 350 है। हाँ, सब पढ़ाएंगे। और प्लस 120 के तहत मतलब लोकल भाषा में किया जाता है। हाँ जी, नोट करिए। भारतीय संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के किस भाग में भाई? 17 के
आर्टिकल 343 से 351 तक अनुच्छेद राजकीय भाषा, ये तो कहते हैं नहीं, देखो तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान, राजभाषा से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में राजभाषा से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों में हिंदी को संघ की राजभाषा, हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि माना गया है, इसकी लिपि माना गया है। क्या कैसी लिपि? देवनागरी, नहीं, देवनागरी को हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि माना गया है। क्या नहीं समझ पा रहे हो? देवनागरी नहीं समझ पा रहे, लिपि नहीं समझ पा रहे। लिपि जो हम ये लिख रहे हैं ये भाषा हिंदी है और जो ये लिपि इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। लिपि का मैंने आपने इसकी भी कुछ कहा है, इसकी लिपि। हाँ, इसकी लिपि माना गया है। अच्छा, इसकी लिपि माना। हाँ। मैंने कहा इसकी लिपि ये क्या होता है? नहीं, आगे लिखिए। डालिए अनुच्छेद 243(1). 243 हाँ, 343 343। हिंदी में भी ये पढ़ते हैं हम लोग। हैं? हिंदी में देवनागरी वो पढ़ा लिखिए। साहित्य संघ की भाषा, भारत संघ की भाषा, भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। पूर्णविराम। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के, संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा, अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। जैसे 1, पहले आप लोग हिंदी में गिनती लिखते होंगे, लिखते हैं 1 ऐसे लिखते हैं, 2 3 4 5, हम भी भूल गए हैं, 6 7 कैसे लिखते थे आप? आपने जो 6 है वो 7 लिख दिया आपने। अच्छा हाँ यार, 6 ये वाला, हाँ फिर ये 7 लिखा था। हाँ फिर 8 कैसे लिखते थे? 4 करके हाँ गुड, 9 10। यार हम भी भूल गए, बताओ। अभी ऐसा ऐसे लिख दो तो कोई समझ नहीं पाता। तो ये तो हो गया, लेकिन इसका मॉडिफाइड रूप क्या है, अंतरराष्ट्रीय रूप क्या है, उसमें लिखा जाएगा 1 2 करके ऐसे। ये इसका मतलब, ये तो अपने यहाँ कभी कभी देखिए जो पुराने गांव में बिजनेसमैन होते हैं, 1 2 अभी भी हमारे यहाँ लिखते हैं। हमारे यहाँ भी सब हाँ वो इसी में लिखते हों। ये अब हम देखो, हम भी 1 2 बोल रहे थे, इसमें इधर उधर कर दे रहे थे, आदत क्या हो गई है, छूट गई। ये पढ़ी हो कि नहीं? इसमें कितने लोग पढ़े हैं? हम पढ़े हैं सर। अरे ये हम लोग पढ़े, हम लोग इसी में पढ़ते थे, इसी लाइन। सही लिखे, कोई गड़बड़ तो नहीं लिखे हैं? सही लिखा है। थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। ये 4 आपने अंग्रेजी वाला बना दिया क्या? नहीं, ऐसे बनाया है। ऐसे नहीं बनता था सर। ऐसे 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 वो जो चिन्ह होता है उसका क्या नाम का? कैंसर का रिबन। 8 का ऊपर का थोड़ा काटो तो 4 बन। अच्छा चलो कुछ देखना, कैंसर का रिबन उल्टा होता है। आगे लिखिए। कैंसर का रिबन नहीं होता है।
देखिए इसका क्लास 2 लिख लीजिए। क्लास 2 लिखिए। संविधान लागू होने के 15 सालों यानी 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होने के 15 सालों यानी 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पहले की तरह इस्तेमाल होती रहेगी। इस्तेमाल होती रहेगी। अब ये बात कब कही गई थी? इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 से कितने वर्ष? 15 वर्ष। तो 26 जनवरी 1900 कितना हो जाएगा? 65। 15 साल तक जो संघ की ऑफिशियल काम काज होगा वो किसमें होगा? इंग्लिश में होगा। जैसे आप लोग एसएससी का पेपर देते होंगे तो इसमें देखिए हिंदी नहीं पूछी जाती है ग्रेजुएट लेवल में। कहाँ पूछी जाती है? इसके जगह पे क्या पूछी जाती है? इंग्लिश देते होंगे आप। पूरा क्वेश्चन ही एक पेपर इंग्लिश का होता है भाई। मेंस में फ्री में भी आता है माय डियर 25। वहाँ संख्या कम होती, वहाँ 100 रहते हैं, यहाँ जो है कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन 150 40 ग्रेजुएट लेवल में यही इसका मेंस सीजीएल और सीपीओ का मेंस में 40 रहते हैं। अच्छा 40 वैसे 25 अच्छा उसे 25 रहता है। लेकिन हिंदी आपको कहीं नहीं दिखती है। हिंदी कहीं दिखती है? जहाँ जीडी में है बस, बाकी नहीं है। जो आपको सर्विस केंद्र सरकार में करनी, जहाँ से कम्युनिकेशन करना है, वहाँ पर हिंदी को गायब कर दिए हैं। इसके पीछे कई रीजन हैं। जब याद करिए आपको वो पढ़ाया गया होगा राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पढ़ाया गया होगा। उसमें जब आंध्रा बना तो उसी आधार पे साउथ से मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। एक भाषा एक राज्य की डिमांड होने लगी। एक धर आयोग, ठीक है, जेपीडीपी आयोग, फिर फाइनली फजल अली आयोग। उसमें कहा गया भाषा को वरीयता दी जाएगी, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं बनेगा। हाँ, उसमें वरीयता उसको दी जाएगी और यथासंभव एक भाषा एक लैंग्वेज को कोशिश किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ देश की आर्थिक विकास और सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई? अगला पॉइंट लिखिए। आर्टिकल 344 344 देखिए, इसके अंतर्गत राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राजभाषा आयोग 1955 में आया था सर। हाँ, राजभाषा आयोग का ये गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर 5 और 10 वर्षों के खत्म होने पर देश के राष्ट्रपति
देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेंगे। हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेंगे और हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा लेंगे और एक आयोग का गठन करेंगे। एक आयोग का गठन। ठीक है जी सर। अगला देखिए आर्टिकल 245। अरे यार हम 245 बोल रहे हैं, 345। आर्टिकल 345। क्या हाउ मच? अरे वो कहते हैं क्वांटिटी में अनकाउंटेबल खुद देते हैं। नहीं, बोरी में इसमें से उठा के उसमें गबड़ दिया जाता है, वही कर देते हैं। बता रहे हैं क्वांटिटी को हाउ मच अनकाउंटेबल काउंटेबल में लगता है कि इसमें लगता है। चलिए 345 लिखे हैं ना। देखिए इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र है। इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषाओं का जिक्र है, जिसमें कि राज्यों के विधानमंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजन मतलब सरकारी लेखा में सरकारी प्रयोजन के स्थानीय भाषा या हिंदी को अपनाएंगे। ठीक है भाई जी। तो अगर राज्य चाहे तो क्या कर लेगा, अपना कोई लोकल भाषा या हिंदी को अपना ले। क्लियर? उनकी अपनी मर्जी। उत्तर प्रदेश के सारे कामकाज किस लैंग्वेज में होते हैं? हिंदी। सारे कामकाज सरकारी जितना काम है सब किस में होता है? हिंदी में। कहीं किसी ऑफिस में चले जाइए सब रेलवे वाले सब अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन हिंदी में भी कहीं कहीं मिलता है। वो सेंट्रल का है, सेंटर वाले पता लगे योगी जी नहीं पढ़ना है, मूड खराब हो गया, फिर सबकी अंग्रेजी निकालेंगे, ठीक। अगला विषय लिखिए आर्टिकल 346। ठीक है, डाल लीजिए, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक कितना टाइम? 4:30। पूरा नहीं रहा है, ज्यादा है। क्या है, खत्म हो जाएगा। कौन सा टॉपिक? अभी ज्यादा है नहीं, अभी खत्म क्लास नहीं हुई है, कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। क्लास नहीं, टॉपिक आप आगे कंटिन्यू कल करेंगे। हाँ डाल आर्टिकल 345 अनुच्छेद 346 डालिए। हाँ, जितना पढ़ाया है इसमें से डिस्कशन कर लीजिए। जितना मैंने पढ़ाया है इसमें क्या कर लीजिए। हाँ अच्छा, कांग्रेस कब बनी थी? करपवाई इन्होंने जो एक सिंधे ने अपनी पार्टी अलग की थी, तो उन्होंने क्या बोला था, अकाली दल उससे अलग देखिए आम पहले लिखिए कांग्रेस लिखिए। कांग्रेस कब बनी थी? 85। लिख लो, लिखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, दिसंबर में हुई थी। दिसंबर
1985 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? इसके महासचिव थे। हाँ, WC बनर्जी, लिख लो। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, और महासचिव थे AO ह्यूम। हाँ, एक्टिवियन एलिमेंट होम, AO ह्यूम। क्या इसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। बनना जानते हो किसको था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लेकिन उनकी एक पार्टी अपनी खुद की मीटिंग थी, इंडियन एसोसिएशन, उसका मीटिंग बना लिए, बुला लिए, उसी में बिजी थे, वरना बनते वही। ठीक है, अगला लिखिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय 1980, बीजेपी, इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। नोट कर लीजिए। दूसरा नाम पहले था, हाँ, जनसंघ था। जनसंघ, फिर जनता दल, अब धीरे धीरे करके 4। आप अभी जो आज बीजेपी है उसको लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी भी जिंदा है। आडवाणी, हाँ। दूसरा लिखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी कब बनी थी? 1984 में, 1984। इसके संस्थापक काशीराम, काशीराम। इसके संस्थान नहीं बताया, बीजेपी का ही है। बीजेपी 1980। बहुजन समाज पार्टी हो गया। अब लिखिए आप अरविंद केजरीवाल वाली, 2013। आप वाली लिखो भाई। 2012 है कि 13 है? 12 है भाई। आम आदमी पार्टी स्थापना 2012। संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल, पगलू। आम आदमी पार्टी, आप 1912, 2012। हाँ रे, कोई मार के चला जाता है। हाँ, अरविंद केजरीवाल। अगला लिख लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में मार्क्सवादी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 1964। इसके संस्थापक कौन थे? EMS नंबूदरीपाद, EMS नंबूदरी लिख लो, बिछाने वाला दरी और पीछे जोड़ नंबूदरीपाद लिखा तो है, सही लिखा है, नंबूदरीपाद। दूसरा लिख लो ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजी, इन लोगों ने मिलकर किया। तीनों लिख लो। ज्योति बसु कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ज्योति बसु पश्चिम बंगाल, गुड, बहुत दिन तक रहे। और दूसरा हरकिशन सिंह सुरजी, हरकिशन सिंह सुरजी। एक और लिख लो, नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, 2013 में बनी। कब बने थे? हाँ, इसके संस्थापक कौन थे? P.A. संगमा, यस संगमा, P.A. संगमा, P.A. नहीं है।
ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसको बंद। क्या? नहीं,